हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिवृत्ति से इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले मैंने जो है फर्स्ट यूनिट में यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति से 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं 100 प्रश्नों के। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाए, वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्लेलिस्ट है। वहाँ पे ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। तो ये जो 200 प्रश्न मैंने कराए हैं, यहाँ से आपको 5 प्रश्न बहुत आसानी के साथ कवर हो जाएंगे और मैंने कोशिश किया है कि प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो उसी प्रकार से हम आज के इस वीडियो में शोध अभिवृत्ति के 50 प्रश्नों को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये जितने भी वीडियो मैं इस समय क्वेश्चन के सीरीज के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सभी क्रैश कोर्स के तहत सारे वीडियो हैं। यानी कि इन कम समय में जो है आपकी जितना ज़्यादा हो सके अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, जितना ज़्यादा हो सके मैं क्वेश्चन करा दूं कि आप जो है क्वेश्चन फ्रेंडली हो जाएं। यानी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो ऐसा ना लगे कि हमें क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है। तो इतना मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन फ्रेंडली हो जाएं ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी के साथ उनको सॉल्व कर लें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आप सभी से कि वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को बताए जाएं, अगर इनमें से कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक नहीं देखते हैं तो क्या होगा कि अगर बीच में से कोई प्रश्न पूछा जाए तो अगर आपने देखा नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके इस वीडियो का। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि अनुसंधान का क्या तात्पर्य है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि अनुसंधान का तात्पर्य क्या है। मैं सारे ऑप्शन को रीड नहीं करूंगा, सही आंसर बताऊंगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अनुसंधान का तात्पर्य क्या है, यानी कि अनुसंधान का मतलब क्या है, अनुसंधान का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। क्योंकि अनुसंधान हम करते हैं तो हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, किसी समस्या का हम समाधान ढूंढते हैं और एक ये व्यवस्थित होता है। आप सभी को पता है कि रिसर्च जो करते हैं हम सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, समस्या को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है, यानी कि अनुसंधान किस स्थिति में की जाती है, रिसर्च किस स्थिति में की जाती है। अगर आपको कह दिया जाए खोजबीन करना है या रिसर्च करना है आपके विषय से संबंधित, तो किस स्थिति में आप रिसर्च करेंगे, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, अगर यानी कि कोई पुराना ज्ञान है जिस पर रिसर्च करके कुछ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्राप्त की गई है, तो क्या वो ज्ञान आज के समय में प्रासंगिक है, क्या उतना ही सत्य है जितना कि पहले था, तो उसका हम क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं रिसर्च के माध्यम से। बी जो है आपका नए ज्ञान की खोज करना, यानी कि नए नॉलेज या नए ज्ञान की हम रिसर्च के माध्यम से खोजबीन करते हैं। फिर सी जो ऑप्शन दिया गया, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए भी जो है हम रिसर्च का काम करते हैं। तो रिसर्च का मतलब समझ में आ गया कि रिसर्च किस संदर्भ में किया जाता है। एक तो पुराने जो ज्ञान है उसका सत्यापन करने के लिए, उसके साथ साथ नए ज्ञान की खोज करने के लिए, और ज्ञान के बीच में जो लैप्स है या जो अंतराल है उसको पूरा करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो है आपका प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। पूछा जा रहा है कि एक अच्छा अनुसंधान अगर आप कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य उद्देश्य क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। सिद्धांत का मतलब कि कोई ऐसा फार्मूला आपको बनाना है या सिद्धांत बनाना है कि उस सिद्धांत से उससे जुड़ी, मतलब जिस पर आप सिद्धांत बना रहे हैं जिस समस्या को समझने के लिए, तो उस समस्या अगर वो कहीं भी हो, भारतवर्ष में कहीं भी अगर वो समस्या होती है तो उस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करके आप उसको समझ सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल समझिए कि
न्यूटन का लॉ जो है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम हमारा है, तो कोई भी चीज़ जो है वेटेड चीज़ पृथ्वी की तरफ क्यों खींची चली आती है। तो हमें जब गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं पता था तो हम कुछ भी कहते थे, हमें नहीं पता था कि क्यों वो चीज़ आ रही है, कुछ भी जो है हम कहते थे कि भगवान की इच्छा है, जैसे वैसे जो भी कुछ। लेकिन हमें नियम के बारे में पता चला, उस सिद्धांत के बारे में, तो हमें पता चला कि पृथ्वी के कोर में जो है निकल और कई सारे पदार्थ ऐसे हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं और किसी भी वेटेड चीज़ को जो है पृथ्वी के सरफेस के साथ खींचते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हम एक सिद्धांत का उसने निर्माण किया। अब कहीं भी पूरे विश्व में हम अगर कोई भी चीज़ आसमान से नीचे गिरती है तो हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो चीज़ नीचे आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिद्धांत का मतलब यही होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सिद्धांत और सामान्यीकरण का विकास करना जो है एक अच्छे अनुसंधान का उद्देश्य होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि एक श्रेष्ठ सिद्धांत जो है कैसा होता है, हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है एक श्रेष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत। एक श्रेष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। अगर हम किसी घटना का रिसर्च कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसका हम अध्ययन करने के बाद क्या करते हैं, उसका व्यापक स्पष्टीकरण देते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि एक श्रेष्ठ सिद्धांत में जो है अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा इसमें वो है आपका प्रश्न नंबर 5। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। यहाँ पे चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुभववाद। तो पूछा गया एक प्रश्न में कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। तो अनुभववाद जो हमारा विचार है वो दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। अनुभव, जैसे जैसे आपको पता है कि हमारा अनुभव होता है, हम उस चीज़ में परिपक्व होते हैं। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप कुकिंग जो है कई सालों तक करते हैं तो आपका अनुभव यानी कि आप अपने काम में निपुण होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी संबंधित, अगर आप टीचर हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ा रहे हैं, तो वो टॉपिक आपके दिमाग में इस तरह से छप जाएगा कि आप बिना बुक्स के भी उसको जब क्लास में जाएंगे और उस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो बहुत ही ईजिली वे में उसको पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि व्यवस्थित संबंधित कथनों का वो संग्रह होता है आपका एक सिद्धांत। उसके साथ साथ बी है सामान्यीकरण भी आपका होता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि एक सिद्धांत क्या होता है, अध्ययन का एक समग्र जो है एक समावेश होता है और ऑथेंटिक होता है, जिससे हम उससे संबंधित घटनाओं को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह होता है। इसके साथ साथ यह सामान्यीकरण होता है, मतलब घटनाओं का निराकरण जिससे संबंधित हम किसी भी घटना का अध्ययन हमने जैसे किया तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकालें, उसका निराकरण होता है। तो यहाँ पे सामान्यीकरण की बात की जा रही है। ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इसमें है वो है आपका प्रश्न नंबर 7। पूछा जा रहा है कि ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है। क्या है, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर होता है। ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है, ये प्रश्न हमारा था। यह क्या होता है, अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का एक स्वीकार्य यानी एक्सपेक्टेबल लेवल होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न हमारा इसमें होगा वो है आपका प्रश्न नंबर 8 है आपका। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिद्धांत का एक कार्य कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्यवाणी करना जो है आपका एक सिद्धांत का कार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्नों में किसी प्रकार का अगर आपको संदेह होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। और किसी आपको जैसे फर्स्ट पेपर में किसी टॉपिक से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे पहले वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड कर दूं। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10 यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको निश्चित रूप से एग्जाम में हेल्प मिल सके।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर था वो भविष्यवाणी करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है, तो वो कौन थे उसके बारे में बताता है कि कौन ऐसे दार्शनिक थे जो यह मानते थे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोको। लोको महोदय एक दार्शनिक थे 17वीं शताब्दी की, और वह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जो है जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये लोको महोदय का स्टेटमेंट था। ये 17वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक थे, इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्यों? इन चारों विकल्पों में से बताना ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अधिकांश लोग में जो है इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। प्रश्न में यही पूछा गया कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं। आविष्कार करना क्या होता है? कठिन होता है, दुर्लभ होता है। ऐसा क्या कारण है कि ये करना मुश्किल होता है? तो अधिकांश जो लोग हैं इससे संबंधित वांछित ज्ञान जो है उनके अंदर नहीं होता है, इसके कारण से ये क्या होता है? दुर्लभ होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता की गुणवत्ता इन चारों विकल्पों में से नहीं है, उसे हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ऐसा नहीं होता है कि दूसरे शोधकर्ता के साथ वो सामंजस्य स्थापित करता है। यहाँ पर पूछा यही गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है, तो वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, तो ये उसकी गुणवत्ता नहीं है, वो साझा नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यात्म विज्ञान का अर्थ क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह प्राकृतिक की परम वास्तविकता की खोज करता है। अध्यात्म विज्ञान क्या करता है? यह प्राकृतिक की परम वास्तविकता की खोज करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। अनुसंधान की गुणवत्ता के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से जो है हम अनुसंधान की गुणवत्ता को आंकते हैं। ठीक है, जो अनुसंधान हम जब करते हैं, रिसर्च कार्य करते हैं, तो किस प्रकार से हम किस मेथड या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च कितना क्वालिटेटिव होगा या गुणवत्तापूर्ण होगा। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेटा विश्लेषण। तो मेटा विश्लेषण को जो है स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि के रूप में जो है व्यवस्थित या परिभाषित किया गया है। इसको आपको याद रखना है, मेटा विश्लेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर यही दिया गया कि जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। एक कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है,
इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक अच्छा रिसर्चर एक अच्छा व्यक्ति हो। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। पहला जो क्या दिया गया है, यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन जो है करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया पहला, कि यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा, यानी कि किसी भी रिसर्च टॉपिक का या अध्ययन करता है तो विस्तृत अध्ययन करता है। दूसरा जो दिया गया है, एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है, एक रिसर्च जो है दूसरे रिसर्च को जन्म देता है, ये भी राइट है। और सी जो दिया गया, इसमें सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं, यानी कि वर्तमान में जो भी हम ज्ञान या नॉलेज ले रहे हैं तो उसमें वृद्धि करने का ही प्रयास जो है एक शोधकर्ता करता है। लेकिन ऑप्शन डी आपका राइट आंसर नहीं है कि एक अच्छा शोधकर्ता कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा व्यक्ति हो सकता है, उसका व्यवहार कुछ और भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्नल्स। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है, तो जर्नल्स। बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश होते हैं, आप देखते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी आप राइट आंसर होता है। आप अपने जर्नल्स को पब्लिश करते हैं किसी भी जर्नल्स में, ठीक है। आप जब रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे जर्नल को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से हैं, बताना है। उसके संदर्भ में यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा कथन जो है आपका राइट है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहला जो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। फिर उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर नई चीज़ों की खोज करना। और फिर उसके बाद जो पहला है, ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया कि आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच करना, जो भी ज्ञान के स्रोत हैं उनकी जांच करना और उनका विश्लेषण करना भी जो है अनुसंधान का मुख्य कार्य है। उसके साथ साथ नई चीज़ों, यानी अभी मैंने बताया था कि ना नए ज्ञान की खोज करना भी जो है रिसर्च का कार्य होता है। उसके साथ साथ ज्ञान के क्षेत्रों में प्रगति के साथ गति बनाए रखना भी जो है रिसर्च का या अनुसंधान का कार्य होता है आधुनिक समाज में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझना होता है। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करता है, यानी कि आप सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत को आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब एक अर्थ क्या होता है, परिभाषित क्या मतलब किस प्रकार से उसको परिभाषित किया जा सकता है, उसे हमें बताना था। तो यह जो है अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, एक विशेष घटना को समझना। विशेष घटना यानी कोई भी एक ऐसी घटना जिसको हमें समझ में नहीं आता, तो हम अगर कोई सिद्धांत उस पर दिया गया है उस घटना पे, जैसा कि मैंने आपको न्यूटन का लॉ बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो उन्होंने जब ये सिद्धांत बनाया तो किस घटना को समझने का प्रयास किया कि कोई भी भारी चीज हम जब ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे क्यों आ रहा है। तो हम जब वो सिद्धांत बना दिए न्यूटन ने, तो अब हम उस सिद्धांत के मेथड से समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कोई भारी चीज जमीन पे आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है, बताना है हमें कि अनुसंधान कैसे व्यक्ति के द्वारा जो है आयोजित किया जा सकता है या किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोच और तर्क क्षमता रखता हो, यानी कि सोचने और तर्क करने की क्षमता रख सकता है वह व्यक्ति है जो अनुसंधान कर सकता है। तर्क का मतलब बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलेंगे जहां पर उसे तर्क करना पड़ेगा, और सोच का मतलब कि उसकी सोच जो है ब्रॉड होनी चाहिए, मुक्त रूप से उन चीज़ों के बारे में वो सोच सकता हो। तो ऐसा अगर वो व्यक्ति है तो वो अनुसंधान कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। जिज्ञासा होनी चाहिए एक शोधकर्ता के अंदर जो है, और बी जो दिया गया है सक्रिय कल्पना, यानी सक्रिय रूप से वो जो है इमेजिनेशन कर सके,
और सी जो है क्षमता। ये तीनों चीज जो है एक शोधकर्ता के विशिष्ट गुण होते हैं, जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना और क्षमता। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, थोड़े से जो है वर्ड में हेरफेर कर दिए जाते हैं। आप अच्छे से प्रश्नों को देखिएगा ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आसानी के साथ आप सॉल्व कर लें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें है वो है प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण शब्द का जो है प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न में क्या पूछा गया, आंकड़ों और सूचना में जो है आंकड़ों को जो है सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए इन चारों विकल्पों में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो संश्लेषण शब्द का जो है प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन। मूल्यांकन शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है तर्क वितर्क के परिणामों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में इवैल्यूएशन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना। एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित किया जाता है या क्या उम्मीद रखा जाता है कि वे एक नए सिद्धांत और नियमों का क्या करें, निर्माण करें या सृजन करें। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब ये सिद्धांत क्यों बनाए जाते हैं, ये नियम क्यों बनाए जाते हैं, तो वो जिस टॉपिक या जिस घटना पे वो रिसर्च कर रहा है उस घटना को समझने के लिए जो है वो सिद्धांत को निर्मित करता है, जिसके द्वारा हम उस घटना को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना जो है अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्यीकरण। निम्नलिखित में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता क्या है, सामान्यीकरण, यानी घटना को सामान्यीकरण करके समझाना जो है एक अनुसंधान की जो है अनिवार्य विशेषता होती है। इसको आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में बताऊं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। किसी कारणवश अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लिया करें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी प्रश्न डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। यहाँ पूछा जा रहा है किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान के उद्देश्यों के द्वारा। किसी भी अनुसंधान की गहनता या उसकी डेप्थ को किसके द्वारा आंका जा सकता है, तो उसका उद्देश्य किस प्रकार का है उसके द्वारा जो है हम किसी भी अनुसंधान की गहनता या डेप्थ को जो है आंक सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आकलन कर सकते हैं उसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28 या 28 है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है। इन चारों विकल्पों में से बताना है सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन जो हैं सिद्धांत के बारे में सत्य हैं, यानी कि यह घटना को सरल ढंग से समझाता है। जाहिर सी बात है, सिद्धांत के द्वारा हम उससे संबंधित घटनाओं को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, या उस सिद्धांत के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम उस घटना को समझ सकते हैं। बी जो है यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, यानी कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस प्रकार के जो भी आपके मन में जिज्ञासा या डाउट उत्पन्न होते हैं तो ये सिद्धांत उनको जो है समझाने का प्रयास करता है। सी जो ऑप्शन दिया गया है कि यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली होती है। क्या होती है? यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। तो सिद्धांत के बारे में ये तीनों कथन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 29। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का कार्य है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि सिद्धांत का कार्य क्या होता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि सिद्धांत का कार्य होता है वर्तमान ज्ञान का सारांश जो है आपका सिद्धांत का एक कार्य होता है, फिर बी जो है भविष्यवाणी करना, और सी जो है घटनाओं की व्याख्या करना। तो ये तीनों जो है एक सिद्धांत का कार्य होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है। इन चारों विकल्पों में से बताना कि एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि लागत कारक के ऊपर, बी जो है आपका अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, और सी जो है शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर। इसलिए ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि शोध अध्ययन की संभाव्यता यानी कि कितना वो जो है अच्छा रहेगा, ये संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है। तो लागत कारक पे, यानी कि क्या क्या टूल्स या कितने जो इंस्ट्रूमेंट जो है इस्तेमाल किए गए रिसर्च के दौरान, और अनुसंधान का संचालन करने के लिए सामान्य जो समय की आवश्यकता है, यानी मैक्सिमम समय मिला है कि नहीं उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, और शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर, यानी शोधकर्ता का कौशल किस प्रकार से है उस रिसर्च को लेकर, तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 31। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक अनुभववादी का मानना है कि, बताना है कि एक अनुभववादी का क्या मानना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। तो एक अनुभववादी का मानना होता है कि ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हमें हासिल होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम में कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अब सोचेंगे आप कि एक अनुभववादी का क्या मानना है, तो क्वेश्चन लग रहा है कि अपने आप में क्या है, अधूरा है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को जो है इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक राइट आंसर के साथ जोड़ना है। तो एक अनुभववादी का मानना क्या होता है कि ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 32 है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। एकल चर सिद्धांत के ऊपर जो है यह आधारित होता है, फिर बी जो है कार्य साधन के ऊपर। प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है। प्रयोगात्मक का मतलब प्रैक्टिकली रिसर्च जो स्टडी होता है वो किस पर आधारित होता है, तो एकल चर सिद्धांत पर और कार्य साधन के ऊपर जो है यह आधारित होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है। प्रत्यक्षवादी का मतलब जो उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वो उसी को मानता है, ठीक है। कोई भी ऐसी नहीं कि काल्पनिक चीज़ों को वो मान लेगा। अगर हमें दिखाई देता है कि ग्लास यहाँ पर है तभी हम मानेंगे कि ग्लास है। प्रत्यक्षवादी का मतलब यही होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें हमें दिखाई देती है हम उन्हीं को बस मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। प्रत्यक्षवादी का मतलब देखिए यहाँ पर यही बताया गया कि वैज्ञानिक होना चाहिए पूरी तरह से। अब वैज्ञानिक का मतलब आप समझते हैं कि वो जांचते हैं, परखते हैं, सही होता है तभी मानते हैं। फिर उसका मतलब अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए, यानी अनुभवजन्य टिप्पणी जो होती हैं उस पर पूरी तरह से बेस्ड होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में यही था, एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको अगर लगेगा कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त हो और अनुभव जन्य टिप्पणियों पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रत्यक्षवादी के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में जो है इसको अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षवाद। अभी मैंने प्रत्यक्षवाद के बारे में बताया, प्रत्यक्षवादी के बारे में बताया कि प्रत्यक्षवाद के जो लोग थे, यानी कि जो प्रत्यक्षवाद को मानते थे वो उन्हीं चीज़ों को मानते थे जो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, जो प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाई देता था। अन्यथा जो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता है, जैसे काल्पनिक चीज़ें और जो हम बिलीव करते हैं बहुत सारे ऐसे कल्पनाओं में, तो उनको ये नहीं मानते थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 35 है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है। एक सात्विक प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना जो है। एक सात्विक प्रश्न जो है मुख्यतः किससे संदर्भित होता है, तो एक वास्तविकता का अध्ययन करना जो है ये आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के अंतर्गत। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 36 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है। शोधकर्ता की विशेषता नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है। तो ये जो है एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं होती है। बाकी वो तीन जो ऑप्शन दिए गए वो सही है। वह मेहनती और आग्रही होता है, बी जो है वह एक सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, और सी जो है वह वस्तुनिष्ठ होता है। तो ये तीनों विशेषता होती है, लेकिन ऑप्शन डी जो दिया गया है यह एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर जो है ध्यान देना चाहिए, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। प्रश्न में क्या पूछा गया कि अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय, नियत का मतलब प्लानिंग करते समय, किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। तो समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पे जो है हमें ध्यान देना चाहिए। अगर समय हमारे पास पर्याप्त नहीं रहेगा तब भी हम क्वालिटी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। और संसाधन की उपलब्धता यानी हमारे रिसर्च से संबंधित जितने भी हमें संसाधन चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, अगर उनकी उपलब्धता कम है तो उस स्थिति में भी हम एक क्वालिटी रिसर्च नहीं दे पाएंगे। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 38। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत जो है किया जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी पहला जो है आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में जो है एक अनुसंधान को वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा बी जो दिया गया है मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में, यानी कि मात्रात्मक का मतलब हम आंकड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्च अध्ययन में, और उसके साथ साथ वो गुणात्मक होता है यानी देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इनका भी जो है इस्तेमाल होता है, इस रूप में भी जो है वर्गीकृत किया जाता है अनुसंधान को। और सी जो दिया गया है दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में भी जो है अनुसंधान को क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण या अप्रोच कौन से होते हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुणात्मक और जो मात्रात्मक होता है, यही दृष्टिकोण जो हमारा अनुसंधान का होता है। अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी कि उसकी क्वालिटी होना चाहिए, उसमें आंकड़े जो होने चाहिए जिसके द्वारा हम स्पष्ट रूप से उसको समझा सके, बता सके। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दो दृष्टिकोण होते हैं हमारे अनुसंधान के, इसको याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 40। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया। इसकी जो है जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और हमें बताना है कि ये शोध का जो है कौन सा उद्देश्य है। ठीक है, शोध का कौन सा उद्देश्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान करना। ये व्याख्यान करना जो है शोध का उद्देश्य है, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। समय का अभाव है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊँ, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट थोड़ा सा बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 41 है। इसमें पूछा जा रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। अर्थ हमें बताना है गुणात्मक अनुसंधान का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, ये घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है, ये जो है इसका अर्थ होता है, इसको याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 42 नंबर, और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है। एक तरफ जो है अनुसंधान की विधियां दी गई हैं सूची 1 में, और दूसरे तरफ दी गया है कि ये किनका अध्ययन करते हैं, किसके संदर्भ में ये अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो पहला जो मैच करेगा हमारा ए, जो मैच करेगा वो मैच करेगा आपका पहले के साथ। ऐतिहासिक जो अनुसंधान विधि है वो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। फिर बी जो मैच करेगा आपका तीसरे के साथ मैच करेगा। सर्वेक्षण विधि जो है वर्तमान के आयोजन पे जो है अध्ययन होता है सर्वेक्षण विधि के द्वारा। और सी जो आपका मैच करेगा वो दूसरे के साथ मैच करेगा। दार्शनिक विधि जो है दृष्टिकोण होता है या दृष्टि के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जाता है। और डी जो मैच करेगा आपका वो चौथे के साथ मैच करेगा। प्रायोगिक जो विधि होती है वो भविष्य की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आप मैच कर लेंगे और नीचे देखेंगे कि कूट में कौन सा हमारा मैचिंग के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा जो मैचिंग के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। इस प्रकार से जो है आप मैचिंग वाले प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपको इन सब के बारे में पता रहना चाहिए, तथ्यों के बारे में पता रहना चाहिए, तभी जो है आप मैचिंग वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ मैच कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 43। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मात्रात्मक अनुसंधान। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों का मतलब क्या है, नमूना और जो आपका सैंपल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदत्त बोलते हैं। शुद्ध हिंदी है, इसकी वजह से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रदत्त का मतलब सैंपलिंग, आप समझते हैं सैंपल लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा सा, उसी तरह से जो है ये होता है आपका प्रदत्त। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एकत्रित प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है मात्रात्मक अनुसंधान में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है प्रश्न नंबर 44। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि दार्शनिक अनुसंधान, बी जो है क्रियात्मक अनुसंधान, सी है वर्णनात्मक अनुसंधान। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, किस अनुसंधान की श्रेणी में इसको जो है वर्गीकृत किया गया है, दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है। इसमें पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 45 का, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान। प्रश्न में पूछा गया है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान जो है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जो है किस रूप में परिभाषित किया जाता है, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 46। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि एक शोध विधि नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन जो है एक शोध विधि नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है, अभी मैंने ऊपर एक मैचिंग वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने शोध की विधि के बारे में बताया था, ऐतिहासिक के बारे में भी मैंने बताया, सर्वेक्षण के बारे में भी बताया, दार्शनिक विधि के बारे में भी बताया। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता है लेकिन एक ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, तो वहाँ इस तरह से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवलोकन जो है एक अनुसंधान विधि या शोध विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 47, प्रश्न नंबर 47। इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है। मौलिक अनुसंधान को आमतौर पे जो है किस परिस्थिति में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में जो है मौलिक अनुसंधान किया जाता है। अगर प्रयोगशाला नहीं रहेगा तो उस परिस्थिति में हम मौलिक अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 48, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शोध द्वारा किस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये प्रश्न जो है नवंबर 2017 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से आप देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्रियात्मक शोध। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से शोध द्वारा किस प्रकार मौजूद परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो क्रियात्मक शोध के दौरान जो है मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है, एक्शन रिसर्च जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 49, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है। हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है कि अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है किस अनुसंधान के अंतर्गत। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करते हैं। यानी कि पास्ट में जो घटनाएं घटित होती हैं हम उनका अध्ययन करते हैं ताकि वर्तमान में जो है वो घटनाएं घट न सके, उसमें सुधार किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान। ठीक है, अतीत की घटनाओं का जो है हम अध्ययन करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 50 है और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिवृत्ति का ये पार्ट 1 हमारा है। अभी इसमें आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे 50 क्वेश्चन के, तो ये हमारा पार्ट 1 है। ये मत समझिएगा कि मैं 50 क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके ये 5 प्रश्न जो बनने हैं, 5 प्रश्न में ये जो 10 नंबर बनने हैं, तो इसमें से 8 या 9 नंबर आप प्राप्त कर सकें। 8 नंबर या 10 नंबर जो है पूरा प्राप्त कर सकें, इतना मैं प्रश्न आप सभी को कराने का प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि वैज्ञानिक विधि का उपयोग जो है किस संदर्भ में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में जो है हम वैज्ञानिक विधि का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने प्रश्न कराए ये रिसर्च एप्टीट्यूड से, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना जो है राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आप जितने भी लोग हैं कमेंट जरूर किया करें, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा उसके बारे में भी बताएं कि क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है और किस प्रकार से और मेहनत किया जाए कि आपको इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इसके बारे में सजेशन जरूर दिया करें। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए और किसी और एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से लगभग समस्त एग्जामों की जो है तैयारी के साथ साथ उनसे संबंधित जुड़ी सूचनाओं से भी जो है आपको अवगत कराया जाता है। तो आप निश्चित रूप से जो है कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। लगता है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और हमें जो है आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। लाइक का मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको फ़ायदा मिल रहा है, ये हमें इससे पता चलता है और उसी के आधार पे जो है हम अपने आगे के वीडियो को जो है बनाते हैं। तो आप ज़रूर निश्चित रूप से लाइक किया करें, मोटिवेशन मिलता है। तो इसके बाद जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि आपको तो लाभ मिल रहा है इस वीडियो से और आप शेयर करेंगे तो दूसरे दोस्तों को भी इससे लाभ मिल जाएगा। क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है। आपको पता है कि 16 तारीख से जो है आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 16 सितंबर से, और 25 सितंबर के आसपास ये पेपर जो है आपका चलेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और इसके बीच में गैप है 2-4 दिन का, तो आपका पेपर जो है कब है ये 15 दिन पहले पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको 15 दिन पहले निकलना पता चल जाएगा, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पे है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने सेंटर पे कैसे पहुँचेंगे ये प्लानिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है एनटीए की तरफ से और भी कोई गाइडलाइन या सूचना या इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके बारे में मैं आपको निश्चित रूप से अवगत कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप जरूर शेयर कर दिया करें, ये आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है। और अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से घंटे का बटन, उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।